अब हम कर रहे हैं एक आध कोई ITFG क्लैरिफिकेशन, ठीक है ना, एक आध ITFG क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। 1 सेकेंड, यही वाला कर लेते हैं, चलो आ जाओ। ITFG बुलेटिन 22 इशू 2 पेज नंबर 8.88। सर ये क्या है बुलेटिन इशू 2? इसको वो नाम देते हैं, मतलब इन्होंने बुलेटिन, मतलब भाई सीधी बात है, जैसे आप न्यूज़ देखते हो तो सुबह से लेकर रात तक न्यूज़ आती है, तो आप देखते हो कि भाई 7 बजे क्या आएगा, 8 बजे उसके बाद क्या आएगा, फिर 9 बजे क्या आएगा। ये बुलेटिन्स होते हैं अलग अलग कि भाई इसके बाद क्या, फिर अगले दिन क्या, ऐसे डिसाइडेड होते हैं। तो बुलेटिन 22 मतलब ये 22 नंबर एपिसोड है बेसिकली, और उसके अंदर सेकंड नंबर इशू है। 22 एपिसोड में बहुत सारे इश्यूज अलग अलग होंगे, उनमें से एक न्यूज ये है 22 बुलेटिन का इशू नंबर 2, जो मुझे लगा कि ये इंक्लूड करना चाहिए। क्या है? एंटिटी वाई जो कि लेसर है इंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट टू प्रोवाइड ऑन लीज एन ऑफिस बिल्डिंग टू एंटिटी एक्स जो कि लेसी है फॉर अ 5-year टर्म कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। 5 साल का लीज एग्रीमेंट है, ऑफिस बिल्डिंग लीज पर दिया गया है वाई के द्वारा एक्स को। एज पर द लीज एग्रीमेंट द लीज रेंटल फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 5 लाख, ठीक है। द लीज रेंटल फॉर द ईच सब्सिक्वेंट ईयर वॉज टू इंक्रीज बाय 10%। आपने यहां पर डेट ध्यान दिया 1 अप्रैल 17। टेक्निकली 1 अप्रैल 17 को इंड AS 116 आया ही नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट क्या हुआ है? एग्रीमेंट ये हुआ है कि भाई पहले साल का लीज रेंट होगा 5 लाख और हर साल लीज रेंट बढ़ता जाएगा 10% से। द लीज रेंटल फॉर ईच सब्सिक्वेंट ईयर वॉज टू इंक्रीज बाय 10% ओवर द लीज रेंटल फ्रॉम फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। मतलब ये कि अगर पहले साल का 5 लाख तो अगले साल का 5,50,000, मतलब 18-19 का, 17 से शुरू हुआ तो 17-18 का 5 लाख, 17-18 का 5 लाख हो जाएगा, 18-19 का 10% बढ़ जाएगा, मतलब 5,50,000। 19-20 का 5% ना 10% और बढ़ जाएगा, तो 550 प्लस 10% मतलब ये हो जाएगा 6,05,000 ऐसे, एंड सो ऑन। द शेड्यूल्ड 10% एनुअल इंक्रीज इन द लीज रेंटल was in line with the expected general inflation। ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग है। To compensate for Y's limited Y limited's expected inflationary cost increases। हम ये 10% को क्या बोल सकते हैं? सीधी बात है, Y बोल रहा है भाई तुझे मुझे 10% एक्स्ट्रा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है। इंड AS 17 कहता था कि अगर कुछ ऐसा एग्रीमेंट है कि जनरल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपके लीज रेंट बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे केस में भले आप SLM अप्लाई मत करो और आप जनरल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जितना जितना लीज रेंट दे रहे हो आप उतना उतना बुक करो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर आपकी ऑपरेटिंग लीज है तो। द लीज वॉज क्लासिफाइड बाय वाई लिमिटेड एज ऑपरेटिंग लीज अप्लाइंग पैराग्राफ 50B ऑफ द इंड AS 17। सीधा सीधा अप्लाइंग इंड AS 17 भी, हाँ। वाई रिकॉग्नाइज लीज रेंटल इनकम ऑफ 5 लाख फॉर द ईयर 17-18, 550 फॉर 18-19। मतलब सीधी बात है, जो वाई लिमिटेड है मतलब लेसर है, पहले साल 5 लाख, अगले साल 5,50,000, उसके अगले साल 6,05,000, मतलब वो बेसिकली बेस्ड ऑन जनरल इन्फ्लेशन वो बुक कर रहा था, वो SLM मेथड अप्लाई नहीं कर रहा था। वाई लिमिटेड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लीज रेंटल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि इंड AS 17 उसको अलाउ करता था कि SLM कर, पर अगर SLM नहीं भी करना चाहता और तू अगर जनरल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है क्योंकि तेरा एग्रीमेंट ही ऐसा है तो तू कर सकता है। क्या इंड AS 116 में ऐसी बातें लिखी हुई हैं? नहीं, इंड AS 116 ने जनरल इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला है भैया सबसे बेस्ट SLM। हाँ, कोई अगर और कोई दूसरी सिस्टमेटिक अप्रोच है, और सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब जनरल इन्फ्लेशन नहीं, कोई और सिस्टमेटिक अप्रोच है बेस्ड ऑन द यूसेज, बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ यूज और बेनिफिट्स डिराइव्ड, तो अलग बात है, तो वो यूज कर सकता है। इंड AS 116 leases has become applicable for accounting year commencing on 1st April 19. Under 116 is Y Limited required to account for lease rental income in respect of the aforesaid lease in the same way as it did under 17? क्वेश्चन ये रेज हुआ, इशू ये रेज हुआ कि क्या हम जैसे इंड AS 17 में बुक कर रहे थे वैसा का वैसा हम 116 में कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आंसर इज क्लियर कट नो। ऐसा कोई भी आपको ट्रांजिशन बेनिफिट नहीं दिया गया है। आप अगर दिया गया होता तो मैं आपको पढ़ा देता ना, ट्रांजिशन अप्रोच पार्ट 8। आपको ट्रांजिशन बेनिफिट ऐसा कोई भी नहीं दिया गया है। यहां पर जो भी लीज रेंट आप पे कर रहे हो और आपको पहले से ही पता है कि हर साल 10% इंक्रीज होगा और आपकी लीज जो है वो 5 ईयर टर्म की है, 1 अप्रैल 17 से है। सो बेसिकली आपका 17, 18, 19 निकल गया।
तो इसका मतलब अब आपका 1920, 2021, 21, 22 आपको पता होना चाहिए कि अब आपका अगला जो लीज पेमेंट होगा वो 6,05,000 होगा, फिर उसके बाद का 6,65,500 होगा, और उसके बाद का 7,32,050 होगा। इन सबको प्लस करना पड़ेगा, 200,2550 डिवाइडेड बाय 3, 667,517, 667,517 आप एसएलएम बेसिस पे लीज रेंट बुक करेंगे। Under 116, Y Limited is required to recognize the operating lease rental from the office building on straight line basis over the lease term, notwithstanding that lease rentals are structured to increase in line with the expected general inflation to compensate for its expected inflationary cost increase। भले आपके लीज रेंट को इस तरीके से सेट किया गया है कि वो आपके जनरल इन्फ्लेशन को कंपनसेट कर रहे हैं, तो भी आप एसएलएम के बेसिस पे करोगे। द रिजल्टेंट चेंज इन द मैनर of recognition of operating lease by Y Limited represents a change in accounting policy which will need to be accounted for as per Ind AS 8 in absence of the specific transitional provision 116 dealing with the changes। तो सीधा सीधा आप इसके ऊपर एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करोगे। पहले आपकी पॉलिसी थी बेस्ड ऑन जनरल इन्फ्लेशन, अब आपकी पॉलिसी बदल गई चेंज एसएलएम, तो आप इसको क्या मानोगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए क्लैरिफिकेशन के थ्रू, बस ये आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन के थ्रू आपको एक समझ में आना चाहिए कि अच्छा जब भी हम लेसर होते हैं और हम पुराने से नए पे आते हैं और हमने पुराने में ऑपरेटिंग लीज में एसएलएम नहीं फॉलो किया था, तो हम सेम ऐसा कर सकते हैं क्या 116 में भी कंटिन्यू उसी लीज के लिए? द आंसर इज नो, आपको एसएलएम ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, प्लस इसको आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी मानते हुए डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट्स इट। सो दिस वाज इशू नंबर 22, इशू नंबर 2 ऑफ बुलेटिन 22। दो और आईटीएफजी क्लैरिफिकेशंस बचे हैं और कुछ क्या बचे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बचे हैं। तो सबसे पहले अभी अपन चलेंगे आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन इशू नंबर 1, आईटीएफजी बुलेटिन 21 इशू नंबर 1। पहले इसको पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ लिया आपने? तो हम पढ़ रहे हैं अब आईटीएफजी बुलेटिन 21 इशू नंबर 1। In the year 2016, entity X enters into a lease agreement with the warehouse for an initial non-cancelable period of 1 year। 1 साल का non-cancelable period। The lease can be renewed for a further period of 1 year with the mutual consent of both the parties। ठीक है, मतलब सबसे पहले 1 साल का लीज नॉन कैंसिलेबल, बट उसके बाद रिन्यू किया जा सकता है। There is no penalty if the lessee and lessor do not agree। ठीक है, अगर रिन्यू किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं, पेनल्टी कुछ नहीं है। Since 16, the contract has been renewed every year for a further period of 1 year at a time। ओरिजिनली लीज 1 साल का था नॉन कैंसिलेबल, वो कंप्लीट किया, उसके बाद हम हर साल के लिए रिन्यू करवाते रहते हैं। As per the past practice, it is likely that contract will be renewed for another 1 year at the expiry of current term। करंट टर्म एक्सपायर हो चुका है, हमें लगता है कि 1 साल हम और रिन्यू कर लेंगे। The lease agreement does not provide any purchase option in respect of the leased asset to the lessee। Whether the recognition exemption for short-term lease as per the paragraph 5 of 116 leases is available to the entity।
आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने पे आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये एंटिटी तो हर बार 12 महीने रिन्यू करवा रही है, और अभी ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है हमारा इस साल का, तो हमें लगता है एक्सपायरी पे कि हम एक साल और रिन्यू करवा लेंगे. इट इज लाइकली दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यूड फॉर अनदर 1 year एट द एक्सपायरी ऑफ करंट टर्म. तो ऐसे केस में एंटिटी को तो ये शॉर्ट टर्म लीज मानना ही नहीं चाहिए. ये तो गलत कर रहा है, ये तो गलत बेनिफिट ले रहा है 116 को अप्लाई ना करने का. सी, मैंने आपसे एक बात की थी उस टाइम पे शॉर्ट टर्म लीज में कि हमें अगर पता है कि हम रिन्यू करने वाले हैं, पहले से ही पता है हम रिन्यू करने वाले हैं, तो जनरली दिस इज द केस कि जहां पर हम शॉर्ट टर्म लीज नहीं मानेंगे. ठीक है ना. अब यहां पर जो आंसर दिया है, हो सकता है आप आंसर से पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो. आंसर में यही दिया हुआ है कि यस, एंटिटी एक्स को शॉर्ट टर्म लीज का बेनिफिट मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो जो रिन्यू कर रही है वो सिर्फ 12 महीने के लिए रिन्यू कर रही है, 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे रिन्यू कर रही है, और वो सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही है कि फर्दर 12 मंथ्स हम चला लेंगे. बट एट द एक्सपायरी वो ये नहीं बोल रही कि फर्दर 12 मंथ्स के बाद भी हम रिन्यू और करेंगे. हमें ये नहीं लगता, हमें बस लगता है कि बस 12 मंथ के लिए रिन्यू करवा लिया. तो ये शॉर्ट टर्म लीज माना जाएगा एज पर द आंसर, एज पर द रिस्पॉन्स. यहां पर मेरी थोड़ी सी सोच डिफरेंट जाती है. पर्सनली स्पीकिंग यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि एंटिटी की ऐसी पास्ट प्रैक्टिस रही है कि वो बार बार रिन्यू करवा रही है. इसका मतलब ये एक ट्रेंड बन गया है. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एंटिटी इसको और आगे रिन्यू करवा सकती है, कंसीडरिंग द बिजनेस नीड्स ऑफ द एंटिटी. अगर हमें लगता है कि यार रिन्यू इसलिए करवा रही क्योंकि उसकी बिजनेस नीड्स हैं, और कम से कम ये बिजनेस नीड्स उसकी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाएंगी 12 महीने तक, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये शॉर्ट टर्म लीज माना जाएगा. शॉर्ट टर्म लीज नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बार बार सिर्फ रिन्यू करवा के 12 महीने वो शॉर्ट टर्म लीज का एग्जम्पशन लिया जा रहा है. ये तो एक तरीके से इग्नोरेंस ऑफ 116 है, और ये तो टेकिंग ओवर बेनिफिट ऑफ 116 है. सो मैं आंसर से पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूं, बट यस, कुछ सेंस में कह सकते हैं कि ठीक है, हम मान सकते हैं आंसर इज करेक्ट, पर कुछ सेंस में हम कह सकते हैं कि नहीं यार, आंसर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है. क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि पास्ट प्रैक्टिस रही है और आगे भी वो रिन्यू कर सकता है, तो दैट मींस वो शॉर्ट टर्म नहीं मानेगा. तो यहां पर कुल मिला के इंटेंशन का है. सही आंसर थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं कि सही भी है. क्यों? क्योंकि अगर एट द एक्सपायरी एंटिटी का इंटेंशन है कि बस इस बार हमने 12 महीने कर लिया, आगे का हम नहीं करेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म है. पर एंटिटी का अंदरूनी इंटेंशन है कि नहीं हम तो 12 महीने बार बार करते रहेंगे, तो मतलब ये शॉर्ट टर्म नहीं मानना चाहिए. तो आंसर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों तरीके से आंसर लिख के आना चाहिए, ताकि हम जस्टिफाई कर पाए कि यार ये वन वे सिचुएशन नहीं हो सकती, दोनों तरफ से हो सकता है. दोनों तरफ से मतलब सिक्के के दोनों पहलू हो सकते हैं. ठीक है. सो मैं आपको आंसर तो नहीं पढ़वा रहा हूं, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा. इफ यू वांट टू रीड द आंसर, आप कर सकते हो. सर बचा हुआ है पॉइंट. क्या सर बचा हुआ है? अरे बोलो भाई, क्या सर ये बचा हुआ है? सर ये बचा हुआ है ITFG बुलेटिन 21 इशू 2. एक मिनट मुझे देखने दो, क्योंकि ये शायद अब एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये उस पे है. ये बेसिकली चलो डिस्कस कर लेते हैं, बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है अब. इसका रेलेवेंस खत्म हो गया. ये ट्रांजिशन प्रोविजन पर है. बेसिकली ये ट्रांजिशन अप्रोच के ऊपर ITFG क्लैरिफिकेशन है. मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, अब मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार बेटा इसको काटो, क्योंकि नहीं तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा यार फैकल्टी देखो डिस्कस नहीं कर रहा है, उसको आता नहीं होगा इसलिए कटवा रहा है. बट टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग ये किसी काम का नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं. इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं.
चलो पढ़ाता हूं मैं आपको क्वेश्चन, कुछ खास है नहीं बट फिर भी अब इंक्लूड किया है तो मैं डेफिनेटली पढ़ाता हूं. एबीसी लिमिटेड इज लेसी in several long-term lease contracts for the lease of office buildings, cars, etc. Under India 17, ये point कर दो. These leases have been classified by ABC as operating lease. अच्छा, company has been recognizing the related lease rentals on a straight line basis over the lease term. Operating lease में बुक कर रहा था तो SLM बुक कर रहा होगा, ठीक है, of the respective lease. There's a 10% escalation in the lease rentals every year in many leases. Because of the SLM recognition of escalating lease rental, ये point important है, ABC Limited has a rent equalization liability in its balance sheet as at 31st March 19. लेसी अपनी बुक्स में ऑपरेटिंग लीज बना रहा है, ऑपरेटिंग लीज क्यों मान रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो हर साल एसएलएम बेसिस पे एक्सपेंस बुक कर रहा है, पर एग्रीमेंट में एस्केलेशन क्लॉज भी है, तो उस एस्केलेशन क्लॉज के बेसिस पर वो एडिशनल, जब एस्केलेशन क्लॉज का मतलब ये होता है कि हर साल रेंट बढ़ेगा, तो उस बेसिस पर वो अपने बुक्स में एक एडिशनल लायबिलिटी बुक कर रहा है रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी के नाम से. ये क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मुझे हर साल रेंट बुक करना है 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो मैंने रेंट बुक कर लिया 1 लाख, पर मुझे पता है कि क्योंकि अब एस्केलेशन करना है अगले साल का 10%, तो मैं 10,000 एक्स्ट्रा बुक करूंगा एडिशनली, कोई ये मेरी एडिशनल लायबिलिटी जो कि मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है ना. तो मेरे ऐसे केस में मेरे पास रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी रखी हुई है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है मेरी बुक्स में, ठीक है. अब ऑपरेटिंग लीज मान रहा हूं, अगर मैं 116 अप्लाई करता तो टेक्निकली क्या ऑपरेटिंग क्या फाइनेंस, हमें तो आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी बुक करनी होती है, और ऐसे केस में जो रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी है वो रिवर्स करनी पड़ेगी. मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले और इवन इसका आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको अभी बता दूं, सिंपल सी बात है, लेसी की बुक्स में इंडिया 17 के अकॉर्डिंग जो भी दिख रहा है उसको हटाओ. तो लेसी की बुक्स में यहां पर रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी दिख रही है, अरे भाड़ में जाए वो लायबिलिटी, उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि अब तो 116 आ गया. 116 के अकॉर्डिंग दो ही चीजें दिखेंगी, एक आरओयू एसेट और एक लीज लायबिलिटी. व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, what would be the accounting treatment of rent equalization liability? In a one word, rent equalization liability को reverse करना पड़ेगा. Appearing in the balance sheet of ABC Limited when the company applies 116 leases with effect from 1st April 19, it may be mentioned that none of the lease relates to the low value item and all of the lease still have several years of lease term left as at 1st April. मतलब वो साफ साफ बोल रहा है कि भैया शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है, लो वैल्यू ऑफ असेट लीज नहीं है, एग्जम्पशन लेने की कोशिश मत करना. अब वो आपको 3 केसेस बता रहा है. पहला केस बता रहा है जहां वो बोल रहा है हमने फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अगर अप्लाई किया तो क्या होगा. क्या होगा आपको पता है, फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच करने में आप लीज कमेंसमेंट से शुरुआत करोगे, लीज लायबिलिटी आज बुक करोगे ट्रांजिशन डेट पर, आपको ट्रांजिशन डेट पर रेंट इक्वलाइजेशन लेवी को डेबिट करना पड़ेगा. क्या एंट्री पास करोगे आप, एंट्री पास करोगे आरओयू असेट टू लीज लायबिलिटी, रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी, और ये कब बुक करोगे, ट्रांजिशन डेट पर, ठीक है ना. आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी कैसे बुक करते हैं सर, फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच कहता है कि पुराना लीज कमेंसमेंट डेट से पूरा शुरू से आप बुक करो, निकालो आरओयू की वैल्यू और लीज लायबिलिटी की वैल्यू, और ये देखो कि आरओयू ट्रांजिशन डेट पर डेप्रिसिएशन करते करते कितना होना चाहिए था, और लीज लायबिलिटी आज इंटरेस्ट और पेमेंट के बेसिस पर कितना होनी चाहिए थी ट्रांजिशन डेट पर, और रेंट इक्वलाइजेशन लेवी को भी उस दिन ट्रांजिशन डेट पर जो रखी है उसको डी रिकॉग्नाइज करो, जो भी डिफरेंस आएगा वो रिटेन्ड अर्निंग में डालेंगे. सिंपल. देखो ये रहा एग्जाम्पल से चलते हैं. अज्यूम दैट retrospective application of 116 results in the entity increasing the lease liability of 110, right of use asset 98. तो 98 और 110 in respect of lease at the beginning of the preceding period, that is 1st April 18, मतलब ट्रांजिशन डेट. Assume further that entity's balance sheet, मान लो एंटिटी की बैलेंस शीट में रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी दिख रही है 5 की, तो वो भी हटा दो, बस अब रिटेन्ड अर्निंग में चला गया आपका बैलेंसिंग फिगर 7. सिंपल सी बात. दूसरा केस बोल रहा है मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच जहां ऑल्टरनेटिव नंबर 1 होता है. याद होगा मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में 2 ऑल्टरनेट होते हैं.
अच्छा, कॉमन बात क्या होती है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में? ट्रांजिशन डेट पे कुछ भी नहीं करना है, कंपैरेटिव को कुछ नहीं करना है, डिस्काउंटिंग पीरियड भी आपको करंट लेना है, लीज लायबिलिटी आपको आज के दिन इनिशियल एप्लीकेशन डेट मतलब करंट ईयर के बिगिनिंग में आपको रिमेनिंग लीज रेंटल्स के बेसिस पर करंट डिस्काउंटिंग रेट करके लीज लायबिलिटी निकालनी है। ऑल्टरनेट नंबर 1 बोलता है कि जो आरओयू होगा, आरओयू तो आप निकालोगे शुरू से जो आरओयू होना चाहिए था बेस्ड ऑन करंट डिस्काउंटिंग रेट माइनस डेप्रिसिएशन 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 करके आज का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे ऐसे ऑल्टरनेटिव नंबर 1। तो ये बेसिकली आपको बोल रहा है मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव ऑल्टरनेटिव नंबर 1। ऐसे केस में क्या करोगे? तो ऐसे केस में जो भी आरओयू का अमाउंट आज आना चाहिए उस पर रिकॉर्ड करेंगे, लीज लायबिलिटी का अमाउंट जो भी आना चाहिए उस पर रिकॉर्ड करेंगे, रेंट इक्विलाइजेशन लायबिलिटी अगेन रिवर्स करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा रिटेन अर्निंग में डालेंगे। सेम वही ये पॉइंट ये बोल रहा है अज्यूम दैट एंटिटी रिकॉग्नाइज अ लीज लायबिलिटी ऑफ 100 राइट ऑफ यूज एसेट 85 आफ्टर डेप्रिसिएशन वगैरह 85, रेंट इक्वलाइजेशन लेवी मान लो आपके बुक्स में लायबिलिटी दिख रही है 10 तो उसको भी रिवर्स कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आपका हो गया 5। भाई रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी मेरी बुक्स में दिख रही है बेस्ड ऑन पुराना वाला इंडेक्स, उसको रिवर्स कर दो। थर्ड वाला बेटा ये बात कर रहा है मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव ऑल्टरनेटिव 2। आपको याद होगा ऑल्टरनेटिव 2 बहुत इजी था कि भाई लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालो आज बेस्ड ऑन द रिमेनिंग लीज पेमेंट एट करंट डिस्काउंटिंग रेट और उतने के बराबर का आरओयू रख दो। याद है कि नहीं? तो जो भी मान लो लीज लायबिलिटी की आज वैल्यू आती है, सपोज लीज लायबिलिटी की वैल्यू आती है 100, तो आप बोलो टू लीज लायबिलिटी 100 और यहां दिखा दो आरओयू 100। पर एक तकलीफ है, अगर मेरी बैलेंस शीट में आज रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी दिख रही है तो क्या करेंगे? अगर मैं रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी को रिवर्स करता हूं, मान लीजिए वो 10 दिख रही है तो अब डिफरेंस आ गया, जबकि ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको लीज लायबिलिटी को आरओयू के बराबर रखना है। तो ऐसे केस में ये बोल रहा है कि ऐसे केस में आप आरओयू को बैलेंसिंग फिगर कर दो, बैलेंसिंग फिगर करके 90 कर दो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नंबर 2 ऐसा है जहां पर आपका बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब आपका रिटेन्ड अर्निंग्स में कुछ नहीं जाना चाहिए। अगर आप आरओयू को आज लीज लायबिलिटी के बराबर दिखा देते हो और रेंट इक्वलाइजेशन को भी रिवर्स करते हो तो आपका रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा यहां पर रिटेन्ड अर्निंग। ऑल्टरनेटिव 2 में हमें रिटेन्ड अर्निंग दिखाना नहीं है, इतनी अच्छी अप्रोच है वो, तो इसीलिए आपने क्या किया, आपने आरओयू को बैलेंसिंग फिगर में 90 में कर दिया। देखिए ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है, तो बस यही आपका एक क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, बट हाँ इसमें सिर्फ एक बात समझ में आती है कि ट्रांजिशन अप्रोच अप्लाई करते वक्त रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अप्लाई करते वक्त आपके बुक्स में पुराने इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लायबिलिटी ऐसा कोई रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी दिखती है, आपने पहले ऑपरेटिंग लीज माना था तो उसको रिवर्स करने का सीधी बात है। अब आप ट्रांजिशन डेट पे रिवर्स करो या फिर आप लीज इनिशिएशन लीज कमेंसमेंट डेट या सॉरी जिस दिन आप इंडेक्स 116 अप्लाई कर रहे हो करंट ईयर में तब आप रिवर्स करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्टरनेटिव 2 ऑफ मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच का फंडा क्लियर है कि जितने की लीज लायबिलिटी होगी उतने का आरओयू होगा ताकि आपका रिटेन्ड अर्निंग में कुछ ना जाए। अब आप क्योंकि रेंट इक्वलाइजेशन लायबिलिटी को भी रिवर्स करोगे तो रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, तो इसीलिए आप आरओयू को बैलेंसिंग फिगर करोगे। दैट्स इट। सो दिस वाज द केस बच्चों, मुझे लगता है ये हमने कवर अप कर लिया।